एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक बाकी जो एनसीईआरटी, आईसीएसई की जो फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं वो सारी केटर की जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक एनटीपी, एनटीएससी या यूपीएससी, इन सारी की भी प्रिपरेशन, ओलंपियाड की प्रिपरेशन आपको मिलेगी। एकदम सारा कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स पे। सो डू नॉट वरी एंड द बेस्ट न्यूज़ इज दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। आपको किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब आप ये सारे वीडियोस या तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो या मैग्नेट ब्रेन्स का जो अपना एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और ये सारा कंटेंट आपके लिए तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। नाउ ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 6 एंगेजिंग इंग्लिश चैप्टर 1. What is the name of the chapter here? The name of the chapter is Owls in the Family. फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे राइटर के बारे में। Who is the author? The author is Ruskin Bond, one of the most loved authors, especially children books की जब बात होती है, so he is literally loved all over the world. Ruskin Bond is a British Indian author best known for his short stories set in the Himalayan towns. रस्किन बॉन्ड जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस लिए जाने जाते हैं? उनकी जो वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं, स्पेशली ये सारी स्टोरीज़ जो होती है ये हिमालयन टाउन्स में बेस्ड होती हैं। सो ही इज़ एन ब्रिटिश इंडियन ऑथर. His first novel, The Room on the Roof, written when he was 17, won the John Llewellyn Rhys Memorial Prize. तो उनकी जो फर्स्ट नॉवल थी The Room on the Roof, ये उन्होंने कब लिखी थी? जब वो सिर्फ 17 ईयर्स के थे और उसके लिए उनको एक प्राइज़ मिला था विच वॉज जॉन लेवलिन रिस मेमोरियल प्राइज. He received the Sahitya Academy Award for his collection of short stories, Our Trees Still Grow in Dehra. So उसके बाद इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। किसके लिए? इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज का बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज का इनका कलेक्शन था जिसका नाम था Our Trees Still Grow in Dehra. सो रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी लिखी है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले एक छोटा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। डू यू हैव अ पेट ऑफ योर ओन? क्या आपके घर में कोई पेट है? लाइक यू माइट हैव अ डॉग और अ कैट और अ पैरट. डू यू हैव अ पेट? मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ अ डॉग और अ कैट व्हेन वी वांट अ पेट. सब लोग यही सोचते हैं ना, अजगर तो पालने के बारे में कोई सोचता नहीं है. नोबडी सेज कि नहीं मैं चाहता हूँ एक एलिफेंट को अपना पेट एनिमल बनाऊँ. ऐसा होता नहीं है ना. यूजुअली वी टॉक अबाउट अ कैट और अ लाइक डॉग. Read a story in which two unusual pets enter a kind and loving household. अब हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसमें दो बहुत unusual, strange pets जो होते हैं एक बहुत ही प्यार भरे caring household का एक पार्ट बन जाते हैं. So shall we begin our story? चलिए. One morning we found a full-fledged baby spotted owlet on the ground by the veranda steps. सो एक मॉर्निंग, अब ये जो हमारे नरेटर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि एक सुबह क्या हुआ? वी फाउंड अ फुल फ्लेजेड बेबी स्पॉटेड आउलेट. फुल फ्लेजेड मतलब पूरे, जिसके पूरे विंग्स ग्रो हो चुके थे. मतलब इट वॉज नॉट एकदम न्यू बॉर्न बेबी, उसके पूरे विंग्स ग्रो हो चुके थे. सो अ फुल फ्लेजेड बेबी स्पॉटेड आउलेट, वो एक स्पॉटेड आउलेट था. आउलेट ऑन द ग्राउंड बाय द वरांडा स्टेप्स. तो वरांडा की जो सीढ़ियाँ थी उसके ऊपर हमें एक छोटा सा कौन मिला? एक बेबी आउलेट मिला. When grandfather picked it up, it hissed and clacked its bill. But after a meal of raw meat and water, settled down for the day under my bed. जब grandfather ने उसको उठाया, मतलब of course वो जो था वो कहीं से गिर गया होगा, तो grandfather ने जब उसे उठाया तो उसने hiss किया, मतलब एक sound प्रोड्यूस किया hiss वाला, and clacked its bill. Clacked its bill. अब यहाँ पे आप देख लो कि ये जो ये आउल के पार्ट्स होते हैं, सो दिस, ये जो उसकी चोंच वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम बिल. इसे हम क्या कहते हैं? बिल. सो क्लैक्ड इट्स बिल. क्लैक्ड मतलब क्या होता है? अपनी बिल से एक शार्प साउंड बनाया उसने, एक कट कट करके उसने एक शार्प साउंड बनाया. लेकिन जैसे उसको रॉ मीट और वाटर दिया खाने के लिए, उसके बाद वो गहरी नींद में हमारे नरेटर के बेड के नीचे सो गया.
The spotted owlet, even when full grown, is only the size of a मैना and has none of the sinister appearances of the larger owls. अब यहाँ पे वो spotted owls के बारे में बता रहे हैं कि spotted owls जो होते हैं जब वो fully grown हो जाते हैं सॉरी, तो जो spotted owls होते हैं जब वो पूरे बड़े हो जाते हैं, तो नॉर्मली आपने देखा होगा owls काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये स्पॉटेड आउल्स की जो वैरायटी होती है इसमें पूरे ग्रो होने के बाद भी वो एक मैना के साइज के ही रहते हैं एंड हैज़ नन ऑफ द सिनिस्टर अपीयरेंसेस ऑफ द लार्जर आउल्स। सिनिस्टर का मतलब होता है इविल और डेंजरस। अब जब आप किसी बड़े से आउल को देखोगे तो उसके फेस पे बहुत ही डेंजरस सा अपीयरेंस होता है, लेकिन ये जो हमारे स्पॉटेड आउल्स होते हैं ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं दिखते। उनके फेस में कहीं से कहीं तक कोई सिनिस्टर अपीयरेंस नहीं होता। A pair of them may often be found in an old mango or tamarind tree, and by tapping on the tree trunk, you may be able to persuade the bird to show an inquiring face at the entrance to its hole. तो अब ये जो आउलेट्स होते हैं, स्पॉटेड आउलेट्स होते हैं, इनके जो पेयर हैं ये आपको कहाँ मिल सकते हैं? किसी बहुत पुराने से मैंगो ट्री में या किसी पुराने से इमली का जो पेड़ होता है उसमें मिल सकते हैं आपको। और अगर आप टैप करोगे, टैप मतलब क्या होता है? एक तरीके से मारना, धीरे धीरे स्ट्राइक करना। अगर आप ट्री का जो ट्रंक होता है, उसका जो पेड़ का जो तना होता है, अगर उस पर आप टैप करोगे तो शायद यू विल बी एबल टू परसुएड, मतलब आप बर्ड्स को कन्विंस कर पाओगे कि वो आपको आके अपनी एक झलक दिखा जाएं, यू नो, टू शो एन इंक्वायरिंग फेस एट द एंट्रेंस टू इट्स होल। तो जिस होल में जहाँ उनका नेस्ट होता है वहाँ से आके वो एक बार झांक के चले जाएंगे कि कौन हो, क्यों आप इस तरीके से टैप कर रहे हो। तो ये एक इंक्वायरिंग फेस दिखा के वो चले जाएंगे। The bird is not normally afraid of man, nor it is strictly a night bird. अब ये जो spotted owlet के बारे हमें ये पता होना चाहिए कि ये लोग ह्यूमन से कोई ज़्यादा डरते नहीं हैं। They are like friendly. प्लस ये एक स्ट्रिक्टली नाइट बर्ड नहीं होते, जैसे आउल्स हमें पता है ये नॉक्टर्नल होते हैं, ये जो हैं ये पूरे दिन भर सोते हैं और रात में जागते हैं, लेकिन जो स्पॉटेड आउलेट्स होते हैं इनके साथ ऐसा नहीं होता। दे आर नॉट स्ट्रिक्टली नाइट बर्ड्स बट इट प्रेफर्स टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे एज इट इज समटाइम्स अटैक्ड बाय अदर बर्ड्स हु कंसिडर ऑल आउल्स एज देयर एनिमीज। तो क्यों, वैसे तो ये नॉर्मली जो है नाइट बर्ड्स नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी ये प्रेफर करते हैं कि डे के टाइम पे घर के अंदर ही रहें। क्यों? क्योंकि जो बाकी के जो बर्ड्स होते हैं, जो बाकी के क्रिएचर्स होते हैं, जिन्हें लगता है कि सारे आउल्स उनके लिए खतरा हैं, वो इन पे अटैक कर सकते हैं अगर दिन के टाइम ये बाहर निकले। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, दिन के टाइम घर के अंदर रहना ही प्रेफर करते हैं। The little owlet was quite happy under my bed. अब ये जो little owlet था वो मेरे बेड के नीचे काफ़ी comfortable था। The following day, a second owlet was found in almost the same place on the veranda, and then we did realize that where the rainwater pipe emerged through the roof, there was a rough sort of nest from which the birds had fallen. अगले दिन क्या हुआ? सेम सेकेंड डे एक छोटा सा एक और आउलेट था जो ऑलमोस्ट उसी प्लेस पे हमें गिरा हुआ मिला। तब हमने रियलाइज़ किया कि जो रेन वाटर पाइप जहाँ से जा रहा था वहाँ शायद एक नेस्ट था जहाँ से दोनों जो छोटे छोटे बर्ड्स थे ये गिर गए थे, फ्रॉम विच द बर्ड्स हैड फॉलन। वी टुक द सेकेंड यंग आउल टू जॉइन द फर्स्ट एंड फेड देम बोथ। हमने वो दूसरे आउल को भी लिया, दोनों को एक साथ रखा और दोनों को खाने के लिए रॉ मीट और पानी दिया। When I went to the bed, they were on the ledge just inside the mosquito netting, and late in the night their mother found them there. तो जैसे ही मैं अपने बेड की तरफ गया, they were on the ledge, मतलब वो वहाँ पे शेल्फ पे थे, just inside the mosquito netting, and मतलब मॉस्किटो नेटिंग के अंदर में थे, एकदम शेल्फ पे किनारे पे थे, और later in the night उनकी मदर ने उन्हें फाइंड कर लिया। From outside she crooned and gurgled for a long time, and in the morning I found that she had left a mouse with its tail tucked through the mosquito net. अब क्या हुआ, बाहर से अब वो आवाज़ निकाल रही थी क्योंकि उसके दोनों बच्चे मॉस्किटो नेट के अंदर थे। So she crooned and gurgled. crooned मतलब उसने धीरे से, it sang softly, and gurgled का मतलब होता है उसने एक hollow bubbling sound निकाला। So as if she was calling them.
एंड इन द मॉर्निंग व्हाट डिड द राइटर, जो हमारे नरेटर थे, उन्होंने क्या देखा कि मॉस्किटो नेट के पास में उसने एक मरा हुआ चूहा रखा हुआ है। सो दैट मतलब एक तरीके से वो ये चाहती कि उसके बच्चे भूखे ना रहें, तो वो उसके लिए खाना छोड़ के गई है। ऑब्वियसली शी प्लेस नो रिलायंस ऑन मी एज अ फोस्टर पेरेंट। सो ऑब्वियसली अब यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है कि देखो उसको मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि राइट नाउ हु एम आई एम टेकिंग केयर ऑफ द आउलेट्स। तो एक तरीके से मैं उनका फोस्टर पेरेंट हुआ। फोस्टर पेरेंट मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ अनदर पर्सनस चाइल्ड। मतलब जैसे कि मैं किसी दूसरे के बच्चे का अगर ख्याल रख रही हूँ तो मैं एक फोस्टर पेरेंट हूँ। तो यहाँ पे उसने बोला ऑब्वियसली उसको मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं था एज अ फोस्टर पेरेंट। द यंग बर्ड्स thrived, and 10 days later at dawn grandfather and I took them into the garden to release them। अब ये जो यंग बर्ड्स थे अच्छा खा रहे थे, खेल रहे थे, तो ये बहुत जल्दी नरिश कर गए। थ्राइव का क्या मतलब होता है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, काफ़ी हेल्दी हो गए। और 10 दिन बाद ग्रैंडफादर ने और नरेटर ने क्या किया, उनको लिया और गार्डन के एज पे रख दिया उनको फ्री करने के लिए। I had placed one on a branch of the mango tree and was stooping to pick up the other। मैंने एक को मैंगो ट्री के ब्रांच पे रखा और स्टूप कर रहा था, झुक के दूसरे को जब मैं ले रहा था, when I received quite a heavy blow on the back of my head। तब मुझे ऐसा लगा पीछे से किसी ने जोर से मुझे मेरे बैक ऑफ द हेड पे मारा। A second or two later the mother owl swooped at grandfather but he was agile enough to duck out of its way। थोड़ी बस 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद जो मदर आउल थी उसने ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ग्रैंडफादर बहुत अजाइल थे। अजाइल का मतलब होता है बहुत क्विकली मूव कर लेना, तो उन्होंने तुरंत डक किया, मतलब वो झुक गया और अपने आप को बचा लिया। क्विकली आई प्लेस द सेकेंड आउल अंडर द मैंगो ट्री। फिर मैंने दूसरे आउल को भी मैंगो ट्री के नीचे रख दिया। देन फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस वी वॉच्ड द मदर फ्लाई डाउन एंड लेट हर offspring into the long grass at the edge of the garden। अब उसके बाद क्या हुआ, हम एक सेफ डिस्टेंस से क्या देख रहे थे कि मदर जो थी वो गई और उसने अपने दोनों बच्चों को जो है अपने पीछे पीछे फॉलो करने को बोला, और वो लोग एक गार्डन में जहाँ बहुत सारी ग्रास थी उसके एज में अंदर चले गए। We thought she would take her family away from our rather strange household, but next morning on coming out of my room, I found 2 young owls standing on the wall just outside the door। अब वी थॉट, हमें क्या लगा कि जो मदर बर्ड है, आउल की जो मदर बर्ड है, वो आएगी और अपनी फैमिली को अपने साथ लेके चले जाएगी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो मैंने क्या देखा, जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर आया मैंने देखा कि जो दोनों यंग आउल्स थे दे वर स्टैंडिंग ऑन द वॉल जस्ट आउटसाइड द डोर। जैसे दरवाज़ा बस खोला तो उसके बाहर जो दीवार थी उसमें दोनों आउल्स जो थे वो बैठे हुए थे। I ran to tell grandfather and when we came back we found the mother sitting on the bird bath 10 yards away। तो जब ग्रैंडफादर और मैं दौड़ते हुए जब बाहर आए तो हमने क्या देखा कि वो दोनों आउलेट्स तो वहाँ पे कहाँ पे थे, दीवार पे बैठे हुए थे, और वहाँ से 10 yards दूर जो है उनकी जो मदर थी वो भी बैठी हुई थी। She was evidently feeling sorry for her behavior the previous day because she greeted us with a soft woo woo। So ऐसा लग रहा था उस मदर को देख के कि जो एक दिन पहले उसने जैसे सूप किया था और हमको जो है हिट करने की कोशिश की थी, तो उस बिहेवियर के लिए वो शायद सॉरी फील कर रही थी। और इसीलिए अब कैसे पता चला, क्योंकि इस टाइम पे उसने हमें हुट किया, लाइक हु करके जो है एक ऐसी वॉइस निकाली जिससे ये समझ में आया दैट लिसन आई एम फ्रेंडली नाउ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। Now there is an unselfish mother for you, said grandfather। It's obvious she would like them to have a good home। अब ग्रैंडफादर ने कहा कि ये देखो ये तुम्हारे सामने एक अनसेल्फिश मदर है। अनसेल्फिश मदर मतलब एक ऐसी मदर जो अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए उसको किसी दूसरे के घर में रखने को तैयार है। इट इज़ ऑब्वियस, ये उसको साफ दिख रहा है कि ये जो हमारा घर है यहाँ पे उनका ज़्यादा अच्छी उनकी परवरिश हो सकती है। एंड दे आर प्रोबेबली गेटिंग अ बिट टू बिग फॉर हर टू मैनेज। और शायद अब ये जो बच्चे हैं ये बड़े हो रहे हैं तो वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, इसीलिए शी इज़ फाइन कि अगर वो आउलेट्स हमारे घर में रहें।
So the two owlets became regular members of our household and strangely enough were among the few pets that grandmother took a liking to. तो ये जो दोनों owlets थे अब ये हमारे फैमिली मेंबर्स हो चुके थे एंड फॉर्चुनेटली जो हमारी ग्रैंडमदर थी वो भी इनको पसंद करने लग गई थी. अब इट इज़ वो स्ट्रेंज क्यों? क्योंकि ग्रैंडमदर काफ़ी सारे पेट्स को नहीं पसंद करती थी. जैसे शी ऑब्जेक्टेड टू ऑल स्नेक्स, मोस्ट मंकीज एंड सम क्रोज. तो उनको स्नेक्स तो बिल्कुल पसंद नहीं थे, कुछ मंकीज भी पसंद नहीं थे और कुछ क्रोज भी उनको अच्छे नहीं लगते थे. बट शी टुक क्वाइट अ फैंसी ऑफ द आउल्स एंड फ्रीक्वेंटली फेड देम ऑन स्पेगेटी. लेकिन उनको ये जो आउल्स थे ये काफ़ी पसंद आए और वो उनको बहुत ज़्यादा जो थी ना पैम्पर करती थी, उनके लिए स्पेगेटी बनाती थी, उनको स्पेगेटी खिलाया करती थी. दे सीम क्वाइट फॉन्ड ऑफ स्पेगेटी. और ये जो हमारे आउल्स थे इनको स्पेगेटी बड़ी पसंद आ गई. In fact, the owls became so attached to grandmother that they began to show affection towards anyone in petticoat. Now here they want to say कि जो owls थे वो grandmother को इतना ज़्यादा चाहने लग गए, इतने affectionate हो गए उनकी तरफ कि कोई भी अब petticoat पहनता था तो उनको लगता था ये grandmother हैं, तो वो उनके उसके लिए काफ़ी ज़्यादा affection show करते थे, इंक्लूडिंग आंट मेबल. अब आंट मेबल जो थी वो उनको आउल से बहुत डर लगता था. सो मे बी शी वॉज अ हेल्पर और समवन. तो आंट मेबल को आउल से बहुत डर लगता था. शी वॉज टेरिफाइड ऑफ देम. लेकिन शी यूज टू वेयर द साड़ी थिंग या पेटीकोट थिंग. तो क्या होता था वो आउल्स जो थे उनकी तरफ भी अपना अफेक्शन शो करते थे. शी वुड रन श्रीकिंग फ्रॉम द रूम एवरी टाइम वन ऑफ द बर्ड्स सिल्डेड अप टू हर इन अ फ्रेंडली मैनर. तो वो एक रूम से चिल्लाते हुए दूसरे रूम तक भाग जाती थी एवरी टाइम ये जो बर्ड्स जो थे धीरे से क्वाइटली उनके पास चले जाते थे उनके साथ खेलने के लिए ना फ्रेंडली वे, लेकिन वो डर के चीखते हुए वहाँ से चली जाती थी. Forgetful of the fact that grandfather and I had reared them, the owls would sometimes swell their feathers and snap at anyone in trousers. मतलब ये जो आउल्स थे forgetful थे, मतलब भूल गए कि हम ही थे जो लेके आए थे इनको, मैं और मेरे ग्रैंडफादर, हमने इन्हें बड़ा किया है. लेकिन वो एकदम उस चीज़ को भूल जाते थे that we have reared them. reared का मतलब है we have brought them up, मतलब हमने उन्हें बड़ा किया है. The owls would sometimes swell their feathers. कभी कभी वो अपने feathers को swell करके क्या करते थे, snap at anyone in trousers. जो भी पैंट्स पहना हुआ था तो उसके ऊपर snap कर देते थे, मतलब उसके ऊपर एक तरह से अटैक कर देते थे. To avoid displeasing them. अब हम नहीं चाहते थे कि हम उन्हें displease करें. Grandfather wore a petticoat at feeding time. मतलब अब उन्हें कुछ अगर खिलाना होता था तो अब ग्रैंडफादर क्या करते थे, वो पेटीकोट पहन लेते थे ये दिखाने के लिए कि भैया देखो मैं ग्रैंड मदर हूँ, चुपचाप खाना खा लो. आई कॉम्प्रोमाइजिंग बाय वेयरिंग एन एप्रन. और मैं जो था मैं पेटीकोट तो नहीं पहनता था, लेकिन अब उन लोगों को खिलाने के लिए उनके साथ नॉर्मल रहने के लिए मैं एक एप्रन पहन लेता था जैसी ग्रैंड मदर पहनती थी. In response to grandmother's voice, the owlets would make sounds as gentle and soothing as the purring of a cat. अब जब grandmother उन्हें बुलाती थी तो उनकी आवाज़ के रिस्पॉन्स में ये लोग बहुत स्वीट आवाज़ निकालते थे. ऐसा लगता था जैसे कैट की परिंग आवाज़ जो होती है ना, कैट की आवाज़ कितनी सॉफ्ट होती है वैसी आवाज़ निकालते थे. बट when wild owls were around, लेकिन जब wild owls जो होते हैं, जंगली owls जो होते हैं, जब वो आसपास होते थे, ours would rend the night with blood curdling shrieks. हमारे owls जो थे they would rend the night, मतलब वो पूरी रात को जो थे अपनी shrieking आवाज़ से ऐसा लगता था रात को तहस नहस कर देते थे. ब्लड कर्डलिंग श्रीक्स, ब्लड कर्डलिंग मतलब टेरिफाइंग, वो ऐसी आवाज़ निकालते थे जिससे एकदम आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, बहुत डरावनी. Their nightly occupation was catching beetles, which the kitchen quarters were full of at the time. With their sharp eyes and powerful beaks, they were excellent pest destroyers. अब रात में उनका काम क्या होता था, वहाँ जितने भी बीटल्स होते थे किचन में उनको पकड़ना, उनको खा लेना. अब क्या होता था किचन में रात के टाइम पे बहुत बीटल्स होते थे. सो इनकी आंखें बड़ी शार्प होती हैं, प्लस इनकी बीक्स बड़ी शार्प होती हैं, तो क्या होता था ये बहुत अच्छे पेट डिस्ट्रॉयर्स थे. The owls loved to sit and splash in a shallow dish, especially if cold water was poured over them from a jug at the same time. अब आउल्स को सबसे अच्छा क्या लगता था, एक शैलो सी डिश जो होती है, बोल जैसा जो होता है,
उसमें ये ठंडा पानी जैसे अगर होता था उसमें जाके स्प्लैश करते थे, फच फच करना। एंड उनको मज़ा आता था अगर उसके ऊपर से कोई उनके ऊपर जग से जो है ठंडा पानी डाल देता। They would get thoroughly wet, jump out on the porch, shake themselves and then return for the second splash. तो क्या करते थे, ये अपने आप को पूरा गीला कर लेते थे, फुल गीले हो जाते थे, फिर जंप करते थे, बाहर आते थे, अपने आप को जो है पूरा जो है अपने फेदर्स को सबको जो है उसको मतलब एकदम शेक करते थे खुद को ताकि पानी झड़ जाए। उसके बाद वापस उसमें जाके जंप करते थे एक सेकेंड स्प्लैश के लिए, एंड समटाइम्स अ थर्ड। तो दे लव्ड इट। During the day, they dozed in large cages under the trees in the garden. So, दिन के टाइम पे ट्री के नीचे बड़े बड़े केजेस रखे हुए थे जहाँ जाके ये सो जाते थे। They needed cages for protection against attacks from wild birds. अब इसीलिए उन्हें केज में नहीं रखा जाता था कि वो उड़ जाएंगे, उन्हें केज में इसलिए रखा जाता था क्योंकि दूसरी जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो उन पे अटैक ना करें। At night, they had the freedom of the house, where they exercised their wings as much as they liked. अब रात में पूरा घर उनका होता था, जैसे जहाँ जाना है उनको वहाँ जा सकते थे। Superstitious folk who fear the cry of the owl may be interested to know that mice excepted, there were no unexpected deaths in the house during owl's residence. अब क्या है, ऐसा एक सुपरस्टिशन है कि जो आउल की आवाज़ आती है ना वो किसी के डेथ होने पे आती है या आउल्स की आवाज़ को नेगेटिव माना जाता है। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि जो सुपरस्टिशियस ऐसी कथाएं हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चूहों के अलावा जब तक ये आउल्स हमारे घर में रहे कभी किसी की डेथ नहीं हुई। लुकिंग बैक ऑन दोस आउलिश डेज, मतलब वो आउलिश डेज का मतलब वो डेज जब आउल्स हमारे साथ रहते थे। आई कैरी इन माई माइंड अ पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर विद अ कंटेंटेड लुक इन हर रॉकिंग चेयर। मेरे दिमाग में एक तस्वीर बसी हुई है किस चीज़ की, कि मेरी ग्रैंड मदर जो अपनी रॉकिंग चेयर पे मतलब जो रिलैक्स करने वाली जो चेयर होती है उसमें शी इज़ सिटिंग, उनके फेस पे एक बहुत ही सेटिस्फाइड लुक है। Once on entering her room while she was having an afternoon nap, तो जब एक बार मैंने उनके रूम में एंटर किया तो देखा कि वो अपने रॉकिंग चेयर पे आफ्टरनून नैप ले रही थी, मतलब वो सो रही थी। I saw that one of the owls had crawled up her pillow till its head was snuggled under her ear. मैंने देखा जो एक आउल था वो उनके पिलो तक चढ़ गया था और जब वो था उनके ईयर के पास में, पिलो और ईयर के पास में यहाँ पे जाके वो भी स्नगल करके वो भी सो रहा था। Both grandmother and the little owl were snoring. दोनों के दोनों खर्राटे ले रहे थे। इसका मतलब वो कितनी कंफर्टेबली ग्रैंडमदर के पास जाके सो रहा था। एंड द ग्रैंडमदर, शी वॉज सो कंफर्टेबल विद दैट आउल नेक्स्ट टू हर, इट वॉज लाइक अ बेबी स्लीपिंग टुगेदर. So if you can see this picture, here she is the grandmother and here we have the owl sleeping peacefully. Now that was the image. So here we are done with the explanation of the chapter. I hope chapter आपको समझ में आ गया होगा. Now let's start with the summary of this chapter. Owls in the Family is a short story by Ruskin Bond in which he reminisces his childhood memories of petting two owlets with his grandparents. So Owls in the Family एक short story है Ruskin Bond ने लिखी हुई है जिसमें वो अपनी childhood memories को relive कर रहे हैं जहाँ पे वो अपने grandparents के साथ दो owlets को उन्होंने पाला था. The story is a happy account which makes us cherish the love and affection our grandparents have for us along with the warmth of having a pet, in this case two owls. ये जो स्टोरी है ये उस लव और उस वार्मथ के बारे में बात करती है। जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो तो वो जो लव और वार्मथ आपके साथ शेयर करते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है उनके साथ रहना। और इस स्टोरी में तो दो पेट्स भी हैं, जहाँ पे दो पेट्स कौन कौन से हैं, दो आउल्स हैं. The title is derived from the fact that the owlets later became so attached to the family that they were no less than members of the family itself. अब यहाँ चैप्टर का नाम है Owls in the Family. So ये जो टाइटल है ये डिराइव किया गया है इस फैक्ट के थ्रू कि आउल्स जो थे उस फैमिली में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ऐसा लगता था कि वो उस फैमिली का एक पार्ट हैं.
The story starts when the narrator encounters a baby spotted owlet on the ground by his veranda. अब स्टोरी स्टार्ट तब होती है जब नरेटर जो है अपने वरांडा की जो सीढ़ियां होती हैं उस पर देखता है एक छोटा सा स्पॉटेड बेबी आउलेट है. He, along with his grandfather, picked it up, fed it and took care of it. तो वो उसको उठाता है अपने ग्रैंडफादर के साथ, उसके बाद वो उसको खाना खिलाता है, उसका ख्याल रखता है. The following day they found another owlet and learned that they must have fallen off a nest through the roof. अगले दिन वो देखते हैं एक और आउल जो है वो गिरा हुआ है. तब वो रियलाइज करते हैं कि शायद ऊपर कोई एक छोटा सा नेस्ट होगा जिसमें से ये दोनों गिर गए हैं. They thrived nicely at their home, and after 10 days, the narrator and his grandfather took them to the garden to release them. तो उन्होंने काफ़ी उसका ख्याल रखा उन दोनों का. वो दोनों अच्छे से एकदम हेल्दी हो गए, काफ़ी ज़्यादा नरिश किया उनको. 10 दिनों बाद वो उनको छोड़ने के लिए गए, मतलब रिलीज करने के लिए गए. The mother bird came down to take care of them, but the two owlets became regular member of their household. So जो mother bird थी वो आई और उन्होंने देखा, लेकिन मदर बर्ड ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनसेल्फिश होके उन लोगों को वहीं रहने दिया और ये जो दोनों आउलेट्स थे ये इस फैमिली के एक मेंबर बन गए. Grandmother took a liking to these unusual pets. She used to make spaghetti for them and they loved it. So grandmother उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई, बहुत ज़्यादा चाहती थी वो उनको, उनके लिए स्पेगेटी बनाती थी और ये जो पेट्स थे वो ग्रैंडमदर को बहुत पसंद करते थे. They loved playing around and people loved their presence. उनको खेलना बहुत पसंद था और लोगों को उनका प्रेजेंस बहुत अच्छा लगता था. The main moral of the story by Ruskin Bond titled Owls in the Family is that the hooting of owls is not a thing of bad omen but a natural call just like any other bird. इस स्टोरी का मेन मोरल क्या है कि हर, जैसे जो लोग कहते हैं कि ये जो आउल की आवाज़ जो होती है वो बैड ओमेन लेके आती है एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है. ये सिर्फ एक नेचुरल चीज़ है. जैसे बाकी बर्ड्स के क्राई होते हैं वैसे इनका भी एक क्राई है. दे हूट बट इट इज़ नॉट अ बैड ओमेन. इट शुड नॉट बी लुक्ड एट विथ फियर और प्रेजुडिस बट इंस्टेड इवन आउल शुड बी कंसिडर्ड एज अ लवली बर्ड. तो इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि हे भगवान आउल्स हैं, नहीं इनसे दूर रहना चाहिए, ये नेगेटिव है या फिर ये बैड ओमेन लेके आते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इन्हें भी एज अ लवली बर्ड कंसिडर करना चाहिए. Answer the questions in a few lines. ये हैं आपके एकदम short questions. Where did grandfather find the little spotted owlet? What happened when he picked it up? ग्रैंडफादर को ये लिटिल स्पॉटेड आउलेट कहाँ मिला था और जब उन्होंने उसको पिकअप किया, मतलब जब उसे उठाया तो क्या हुआ था? The answer is grandfather found the spotted owlet on the ground by the steps of the veranda. कहाँ मिले थे? On the ground by the steps of the veranda. When he picked it up, it hissed and clacked its bill. जब उन्होंने उसको उठाया तो उसने hissing sound produce किया and it clacked its bill. मतलब उसने अपने चोंच को clack किया था. Next question. Describe the appearance and habits of spotted owlets. यहाँ पे हमें spotted owlets की habits plus उनके जो basic appearance है उसके बारे में बताना है. The spotted owlets are small in size like मैनास and they have soft looks. पहले हम appearance के बारे में बता रहे हैं कि ये जो fully grown जब हो जाते हैं तब भी they are not more than the size of a मैना और उनके face पे एकदम sinister look नहीं होता, एकदम terrifying look नहीं होता. They have soft looks. They are often found nesting in tamarind and mango trees. अब ये usually जो है इमली के पेड़ पे या आम के पेड़ पे nesting मतलब रहते हुए दिखाई देते हैं. They are not normally afraid of humans and are not strictly night birds. अब ये human से डरते नहीं हैं और ये strictly night birds नहीं हैं. But they prefer to stay at home during the day because they are sometimes attacked by other bigger wild birds. अब ये ऐसा नहीं है, these are not nocturnal animals जो लोग रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, लेकिन ये प्रेफर करते हैं दिन में अपने घर में रहने के लिए. क्यों? क्योंकि बाहर जो वाइल्डर बर्ड्स हैं वो इन पे अटैक कर सकती हैं. हु कंसिडर ऑल आउल्स एज देयर एनिमीज. वो वाइल्डर बर्ड्स जो जिन्हें लगता है कि सारे आउल्स उनके एनिमीज होते हैं वो कभी कभी इन पे अटैक कर देती हैं. तो अपने आप को सेव करने के लिए ये दिन में अपने घर में रहते हैं और रात में दे कैन फ्रीली रोम अराउंड. क्लियर? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. What happened when the narrator and his grandfather went to release them?
क्या हुआ जब नरेटर और ग्रैंडफादर 10 दिनों के बाद जब वो उसको रिलीज करने गए इन बर्ड्स को, तो क्या हुआ? When the narrator and his grandfather went to release the owlets, जब नरेटर और उसके जो ग्रैंडफादर जो हैं इन आउलेट्स को रिलीज करने के लिए गार्डन में गए, द मदर आउल गेव द नरेटर अ ब्लो ऑन द हेड, तो जो मदर आउल थी वो गुस्से में आई और नरेटर को एक जोर से ब्लो दिया हेड पे, मतलब एक टपली मारी. She attacked the grandfather too, but he was agile and was able to duck out of its way. तो उसने ग्रैंडफादर को भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ग्रैंडफादर काफ़ी क्विक थे, तो ही डक्ड, जैसे ही वो आने वाली थी तो उसने डक किया और वो उसके रास्ते से निकल गए. What did the owlets snap it? आउलेट्स किसके ऊपर स्नैप करते थे? हाउ डिड ग्रैंडफादर एंड द नरेटर अवॉइड डिसप्लीजिंग देम? आउलेट्स किसके ऊपर स्नैप करते थे? जो भी ट्राउजर पहना हुआ होता था. सो द आउलेट्स स्नैप्ड एट एनीबडी इन ट्राउजर्स. आउलेट्स उनके ऊपर स्नैप करते थे, मतलब चिढ़ते थे या उनको उनके ऊपर जो है अटैक करते थे जो ट्राउजर्स पहने थे. अब ग्रैंडफादर और जो हमारे नरेटर है वो क्या करते थे उनको फीड कराने के लिए, उनको नहीं डिसप्लीज करने के लिए. Grandfather wore a petticoat while feeding them and the narrator used an apron to avoid displeasing them. So grandfather क्या करते थे? पेटीकोट पहन लेते थे और नरेटर एक एप्रन पहन लेता था उनको डिसप्लीज ना करने के लिए. What did the owlets do at night? अब रात के समय ये आउलेट्स क्या करते थे? At night the owlets caught beetles in the kitchen quarters of the house. They moved freely all around the house. अब रात में ये लोग किचन में जो बीटल्स होते थे उनको कैच करते थे, प्लस वो रात भर जहाँ उनका मन करता था वहाँ वो उड़ते थे. They could exercise everywhere without any issue. Describe any two of the unique habits of the owlets in the narrator's house. नरेटर के हाउस में ये जो आउलेट्स थे इनकी कोई भी 2 हैबिट्स बतानी है. यूनिक हैबिट्स. The owlets love to eat spaghetti prepared by the narrator's grandmother. अब नरेटर की जो ग्रैंडमदर जो स्पेगेटी बनाती थी इनको वो खाना बहुत पसंद था. They were so fond of the grandmother that they loved anyone in a petticoat. उन्हें ग्रैंडमदर इतनी पसंद थी कि कोई भी जो भी पेटीकोट में दिखता था वो उनको पसंद करते थे. The owls loved to sit and splash in a shallow dish, especially if cold water was poured over them from a jug at the same time. उन्हें एक छोटे से शैलो डिश में जिसमें पानी होता था उसमें स्प्लैश करना बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली अगर किसी जग से उनके ऊपर ठंडा पानी डाला जाए. These were the 2 unique habits of the owlets in the narrator house. ये 2 उनकी यूनिक हैबिट्स थी नरेटर के हाउस में. अब हम आते हैं पार्ट बी. आंसर द क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. मतलब अब आपको कॉन्टेक्स्ट दिया है, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ऑब्वियसली शी प्लेस नो रिलायंस ऑन मी एज अ फोस्टर पेरेंट. Obviously, she plays no reliance on me and as a foster parent. Who is being referred to in this line and who is the foster parent? इसमें किसकी बात की जा रही है? इसमें बात की जा रही है मदर बर्ड की. और फोस्टर पेरेंट किसको कह रहे हैं? नरेटर को कह रहे हैं. So the mother owl is being referred to in this line and the narrator is the foster parent here. What made the speaker say this? Speaker ने ऐसा क्यों कहा? The mother owl came in the middle of the night and left a dead mouse with its tail plugged through the mosquito net. अब मदर बर्ड को क्या लग रहा था, पता नहीं ये लोग मेरे बच्चों को खाना देंगे नहीं देंगे, उनको ढंग से रखेंगे या नहीं रखेंगे. तो अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि she thought that these people were not reliable, तो उसने क्या किया, एक डेड माउस लेके आई और उसको उस मॉस्किटो नेट के तरफ पे टांग दिया ताकि जो बच्चे हैं जब उसे देखें तो खा लें. एंड दे आर ऑल फाइन. सो द मदर आउल केम इन द मिडल ऑफ द नाइट. वो रात के बीच में आई एंड लेफ्ट अ डेड माउस विद इट्स टेल प्लग्ड थ्रू द मॉस्किटो नेट. और एक डेड माउस को उन्होंने जिसकी टेल को मॉस्किटो नेट में प्लग किया और छोड़ के चली गई. So the author says that maybe the mother did not trust him as a foster parent. तो इसलिए हमारे author कह रहे हैं कि हो सकता है वो मुझे as a foster parent trust ही नहीं कर रही थी. Now there is an unselfish mother for you. ये किसने कहा था? Who said and this to whom? ये grandfather ने कहा था narrator से. So the grandfather said this to the narrator, not to the owlets, narrator. What made him say so? अब ये grandfather ने क्यों कहा?
The narrator's family thought that the mother owl would take her family away from their household by the next morning. सबको क्या लगा था कि जैसे ये लोग इसे रिलीज करेंगे तो मदर बर्ड आएगी, अपने बच्चों को लेगी और वहाँ से चली जाएगी. However, they found the owlet standing on the wall just outside the door, and the mother owl was sitting on the bird bath 10 yards away. लेकिन उन्होंने अगले दिन सुबह उठ के क्या देखा कि जस्ट वरांडा के बाहर, मतलब जहाँ से आप डोर ओपन करते हो उसके सामने वाली वॉल पे ही दोनों बच्चे थे, आउल्स थे, और उससे 10 यार्ड्स दूर जो थी बर्ड बाथ पे उनकी मदर बर्ड थी. She brought the owlets to the narrator's house so that they could get a better home. अब वो ये owlets को नरेटर के घर में लेके आई थी ताकि उनको एक बेहतर घर मिले. She made this choice which meant that she could not live with the owlets and this made the grandfather say so. उसने एक चॉइस लिया कि अपने बच्चों को वो दूसरों के घर रख रही है ताकि उनका बेटर उनकी परवरिश हो सके, और इसी बात को सोचते हुए ग्रैंडफादर ने कहा कि यहाँ पे तुम एक अनसेल्फिश मदर को देख सकते हो. She would run shrieking from the room every time one of the birds sidled up to her in a friendly manner. अब हम यहाँ किसके बारे में बात करें? Who is being talked about in this line? इस लाइन में हम आंट मेबल के बारे में बात कर रहे हैं. So Aunt Mabel is being talked about in this line. Why do you think the birds behave this way? अब birds जो थे ऐसे क्यों behave करते थे? The birds behaved that way because they were familiar with grandmother who wore a petticoat while feeding them with spaghetti frequently. अब जो birds थी उनको किस चीज़ की आदत थी? ग्रैंडमदर की, कि जब भी वो उन्हें स्पेगेटी खिलाती थी तो वो एक पेटीकोट पहना करती थी. तो यहाँ पे क्या हुआ, तो कोई भी anyone who was dressed in a petticoat वो उसे बहुत पसंद करते थे. आंट मेबल पेटीकोट पहनती थी इसलिए वो उनको भी बहुत पसंद करते थे. अब आते हैं हम सी पार्ट में. थिंक एंड आंसर. What kind of a person was grandmother? Why do you think she took a liking to the owlets? Grandmother कैसी थी? Grandmother was a kind and lovely person. वो एक kind और lovely person थी. She objected to all snakes, most monkeys and some crows, but she took a fancy to the owls. उनको सारे snakes से, कुछ monkeys और कुछ crows से problem थी, लेकिन उनको ये owls बहुत पसंद थे. She frequently fed them spaghetti and was not terrified of them. वो उनको स्पेगेटी खिलाती थी और वो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती थी. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द स्टोरी एड्रेस पीपल सुपरविजन्स अबाउट आउल्स? ये जो स्टोरी है ये पीपल, लोगों के जो सुपरविजन होते हैं, मतलब सुपरस्टिशन होते हैं, सुपरविजन्स मतलब सुपरस्टिशंस जो होते हैं आउल्स के बारे में, उसको कैसे टैकल करती है. The hooting of owls is not a thing of bad omen but a natural call just like any other bird. जो हाउल्स हूट करते हैं लोग उसको बोलते हैं ये तो अपशगुन है, जबकि इट्स नॉट अ बैड ओमेन. ये दिस इज जस्ट लाइक अ नेचुरल क्राई. जैसे स्पैरोस की क्राई होती है, पिजन्स की होती है, पैरट्स की होती है, वैसे ये एक नेचुरल क्राई है. It should not be looked at with fear or prejudice, but instead even owl should be considered a lovely bird. इसको एकदम ऐसे नहीं देखना चाहिए कि oh my God ये कितनी डरावनी चीज़ है, या आप ये सोचो कि अरे owls तो मतलब ख़राब birds होते हैं. इनफैक्ट इनको भी ये lovely creatures होते हैं, इनको भी बहुत प्यार से देखना चाहिए. As a matter of fact, an owl's hoot is milder than many other birds, and these lovely birds travel over picturesque places. So ये जो आउल के जो हूट्स होते हैं ये बाकी के बर्ड्स से काफ़ी माइल्ड होते हैं, मतलब उतनी श्रीकिंग आवाज़ नहीं होती, और ये जो लवली बर्ड्स होते हैं ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस के ऊपर ट्रैवल करते हैं. सो हियर वी गेट टू नो दैट आउल्स आर नॉट टेरिफाइंग एट ऑल. अब लास्ट क्वेश्चन है, डिड यू फाइंड द स्टोरी ह्यूमरस? गिव इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. क्या तुम्हें ये स्टोरी ह्यूमरस लगी? Yes, I found the story humorous. The instances when grandfather had to wear petticoat to feed the owlets and the fun time the owlets had when they played in the water was humorous. तो वो इंस्टेंसेस जहाँ पे ग्रैंडफादर जो थे वो पेटीकोट पहन के उनको फीड कराते थे, या वो वाला पार्ट जब ना ये एक शैलो डिश में पानी में खेल रहे थे, ये पूरा ह्यूमरस पार्ट था. सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर. सो ऑफन कंफ्यूज्ड वर्ड्स जो होते हैं वहाँ देखते हैं हम. चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. पहला है, आर यू डैश विद योर परफॉर्मेंस? क्या तुम अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो? दैट इज द क्वेश्चन. अब यहाँ दो वर्ड्स हैं, कंटेंटेड और है कंटेंटेड.
सो यहाँ पे कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. सो द आंसर वुड बी आर यू कंटेंटेड विद योर परफॉर्मेंस. ठीक है. नेक्स्ट इज द नरेटर डैश बाय वेयरिंग एन एप्रन. द नरेटर comprised और compromised. Comprised का मतलब होता है it is made up of. For example, I'll say कि this story comprises of action, romance, thriller, etc. मतलब उसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं. कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आप जो हो, जैसे कि वो आउल्स को फीड कराने के लिए एप्रन पहनता था, तो कहीं ना कहीं उसने कॉम्प्रोमाइज किया. कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करने को? मतलब बलिदान नहीं, बलिदान इज तो सैक्रिफाइस. कॉम्प्रोमाइज मतलब कि आप नहीं चाहते हुए भी आपने कर लिया जस्ट बिकॉज आपको वो मैनेज करना होता, दैट इज कॉम्प्रोमाइज. ओके. सो द नरेटर कॉम्प्रोमाइज्ड बाय वेयरिंग एन एप्रन. यहाँ पे कंप्राइज नहीं आएगा. सो ये रहे अपने आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. The owl had crawled up grandmother's pillow and dashed under her ear. अब जो owl था उसने क्रॉल अप किया ग्रैंडमदर के पिलो पे और डैश अंडर हर ईयर. एक है स्मगल्ड, एक है स्नगल्ड. अब स्मगल का मतलब होता है इलीगल तरीके से किसी सामान को एक शहर से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. जैसे स्मगलर्स होते हैं ना जो सोना चुराते हैं एंड समथिंग समथिंग, उसको स्मगल करना कहते हैं. स्नगल का मतलब होता है ऐसे जाना और चुपके से छोटी सी जगह में जाके सो जाना. सो व्हाट इज द आंसर हियर? स्नगल्ड. Everything in the room dash the antique chair belongs to me. Everything in the room मतलब इस रूम में सब कुछ सिवाय उस एंटिक चेयर के सब कुछ मेरा है. मतलब अब सिवाय इसके, सिवा के लिए हम बोलते हैं एक्सेप्ट. EXCEPT का मतलब होता है इसके अलावा और ACCEPT का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मतलब मानना. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाई ऑल्टीट्यूड वॉज स्टार्टिंग टू डैश द क्लाइंबर्स. जो हाई ऑल्टीट्यूड था अब वो क्लाइंबर्स को अफेक्ट कर रहा था, मतलब वो उन पे असर डाल रहा था. अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है AFFECT और एक है EFFECT. यहाँ पे आएगा अफेक्ट. अफेक्ट का मतलब क्या होता है? असर डालना. और ये एक वर्ब है, लेकिन जब अपन इफेक्ट बोलते हैं इसका इफेक्ट क्या हुआ तो ये एक नाउन हो जाता है. ओके. इसका इफेक्ट, जैसे इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट अच्छा रहेगा, इसका इफेक्ट खराब रहेगा, लेकिन आप पे क्या इफेक्ट हुआ तो आप अफेक्ट लिखोगे. जुबिन इज डैश इन 3 लैंग्वेजेस. जुबिन 3 लैंग्वेजेस में माहिर है. अब एक है एफिशिएंट, मतलब वो काम बहुत अच्छे से करता है. एक है प्रोफिशिएंट, मतलब उसमें उस चीज़ को उसको एक्सपर्टीज है. सो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रोफिशिएंट. व्हाट विल बी द आंसर? प्रोफिशिएंट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. एनिमल साउंड्स एंड इडियम्स. The story includes several words to describe the sounds made by the owls. अब owls के जो sounds हैं जैसे they hiss, they crackle, they purr, they gurgle. अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग words बताए हैं. यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? एनिमल या बर्ड्स दिए हैं प्लस साउंड से हमें मैच करना है कि कौन सा एनिमल कौन सा साउंड क्रिएट करता है. सो हियर वी हैव द आंसर. सबसे पहला है एलिगेटर. एलिगेटर करता है हिस. दिस इज नंबर 1. ओके. सेकेंड वी हैव अ ब्लैक बर्ड. अ ब्लैक बर्ड विसल्स. आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक बर्ड क्या करती है? विसल. माउस. माउस क्या करता है? माउस हियर्स क्विक. कैसी आवाज निकालता है? वो स्क्विक स्क्विक आवाज निकालता है. नाउ वी हैव चिंपैंजी. चिंपैंजी ग्रांट करता है, एकदम मोटी सी आवाज निकालता है. राइनोसोरस. राइनोसोरस क्या करता है? राइनोसोरस यहाँ पे बिलो करता है. इट इज नॉट बिलो, इट इज बेलो, मतलब जोर से चिल्लाता है. हाइना. अब जो हाइना है वो क्या करते हैं? हाइनास जो होते हैं दे स्क्रीम, वो चीखते हैं. एंड द लास्ट वन इज जेब्रा. जेब्रा क्या करता है? वाइन. विनी, मतलब यही साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. दीज आर दी आंसर्स. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now circle the animal idioms in the following sentences and write their meanings. As soon as the party began, I made a beeline for the cake. जैसे ही पार्टी चालू हुई तो मैंने केक के लिए एक बी लाइन बना दी.
अब यहाँ पे आपको जो भी एनिमल से रिलेटेड ईडियम्स हैं उन्हें आपको बताना है कौन से ईडियम्स है। तो यहाँ पे है मेड अ बी लाइन, मतलब है टू गो क्विकली एंड डायरेक्टली एट और टू समथिंग और समवन। मतलब आप बस पार्टी में गए और सबसे पहले आप केक खाने के लिए लाइन में लग गए, उसको बोलते हैं बी लाइन बनाना, टू मेक अ बी लाइन। ओके, सो मेड अ बी लाइन तुम्हारा यहाँ पे ईडियम हो गया। नेक्स्ट इज आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला एंड इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सो क्या हुआ, ये कैट कैच किया, ये डॉग कैच किया, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स? नो, इट मीन्स इट इज रेनिंग हेविली। सो द आंसर इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, रेनिंग हेविली। नेक्स्ट है माई आंट गॉट द लायन शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस, मतलब उनको जायदाद का लायन शेयर मिला, मतलब जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। सो लायन शेयर का मतलब होता है द लार्जेस्ट पोर्शन। तो जैसे कि अगर लेट्स अज्यूम ये एक पिज्जा है और 3 भाई बहन हैं, तो एक को ये पार्ट मिला, एक को ये पार्ट मिला और एक को ये पूरा पार्ट मिल गया। सो दिस इज द लायंस शेयर। अंडरस्टूड? जो लार्जेस्ट पोर्शन होता है उसे लायंस शेयर कहते हैं। I am as blind as a bat without my glasses. I am as blind as a bat. मतलब मैं एकदम एक बैट की तरह अंधा होता हूँ जब अगर मैंने अपने चश्मे नहीं पहने होते हैं। So as blind as a bat मतलब having very bad eyesight. तो जैसे होता है ना, कुछ लोगों का पावर इतना ज़्यादा होता है कि अगर उन्होंने चश्मा हटाया तो उनको सब कुछ एकदम ब्लर्ड दिखाई देता है। So I am as blind as a bat without my glasses. Be careful not to upset the book display. You are behaving like a bull in a china shop. उन्होंने बोला प्लीज़ ये जो बुक्स जिस तरीके से पूरी डिस्प्ले, मतलब जैसे डिस्प्ले की गई है, बिल्कुल भी उन्हें छेड़ना मत। तुम तो ऐसा लग रहा है किसी चाइना शॉप में बुल की तरह से बिहेव कर रहे हो। अब इसका मतलब ये होता है जैसे कोई कप की शॉप है। इमेजिन कि कोई जो ये ग्लासेस होते हैं, कप्स होते हैं, कप एंड प्लेट्स होते हैं ना, उस शॉप में जाके अपन हर चीज़ कैसे छू के देखते भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा आराम से। क्यों? क्योंकि अगर वो टूट गया तो यू विल हैव टू पे फॉर इट। सो द थिंग इज बिहेविंग लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। दिस इंटायर थिंग इट मीन्स दैट यू आर केयरलेसली वॉकिंग, और आप किसी भी चीज़ को गिरा सकते हो, तोड़ सकते हो। सो बिहेविंग लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है इफ समवन इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप दे आर वेरी केयरलेस इन द वे दैट दे मूव और बिहेव। मतलब कहीं से भी टर्न हो गए, कहीं पे भी कुछ किया, पता चला यहाँ 2 कप टूट गए, वहाँ पे पूरा डिनर सेट टूट गया और आपने खाया पिया कुछ नहीं और उसके बाद पैसे दे के वापस आ गए। अंडरस्टूड? Now, can you think of more idioms related to animals? Make a list of 5 such idioms and explain what they mean. तो ऐसे ही एनिमल से रिलेटेड हमें 5 और idioms बताने हैं। Here is the answer. At a snail's pace, मतलब स्नेल जो होता है वो कैसे चलता है? स्लोली, मतलब बहुत स्लो। तो जैसे कोई है आपके साथ, आप बोल दो चलो जल्दी जाना, वो ऐसे अगर चल रहा है तो आप क्या बोल सकते हो? दैट ही इज वॉकिंग एट अ स्नेल्स पेस। बिजी एज अ बी, बिजी एज अ बी का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली बिजी। नेक्स्ट इज ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, मतलब आपने एक कैन खोला, उसके अंदर से पूरे के पूरे वर्म्स निकल रहे हैं। इसका मतलब क्रिएट अ होल न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जैसे तुमने सोचा यार इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो तुमने बोला हाँ एक काम करता हूँ, मैं ना मम्मी को बता देता हूँ कि हमने क्या जो है, हमने कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट करी है। तो तुम्हारा भाई बोलेगा एक काम करो, बिल्कुल सही है, मम्मी को बता दो एंड यू विल ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, मतलब एक नई प्रॉब्लम तुम क्रिएट कर देना। नेक्स्ट इज वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस को चेस करना मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है उसको चेस करना। सो चेजिंग समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड देन वॉचिंग लाइक अ हॉक, एक हॉक की तरह नज़र रखना, लाइक वॉचिंग समथिंग वेरी वेरी क्लोजली। नाउ दीज आर वेरी इजी इडियम्स, यू कैन यूज देम इन योर डे टू डे लाइफ। ओके, अब है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वी नो व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। अब सेंटेंस में हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट। ठीक है, द सब्जेक्ट टेल्स अस who or what the sentence is about. The predicate has a verb and tells us something about the subject. तो subject मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और predicate में verb होता है जो हमें बताता है कि subject के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे कि the little owlet was quite happy under my bed. So यहाँ पे little owlet के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो subject हो जाएगा। was quite happy under my bed, ये पूरा क्या हो जाएगा? predicate।
अब जो ये नेक्स्ट सेंटेंसेस है इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट। द बर्ड इज नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ पीपल। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बर्ड के बारे में। बर्ड हो गया आपका सब्जेक्ट, इज नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ पीपल ये हो गया प्रेडिकेट। इट प्रेफर्स टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, इट। सो इट हो गया आपका सब्जेक्ट एंड प्रेफर्स टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे हो गया predicate. The two owlets became regular members of a household. किसके बारे में बात करें, the two owlets. तो two owlets हो गए subject, बाकी का हो गया आपका predicate. They seem quite fond of spaghetti. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, they. So they जो है यहाँ पे subject हो जाएगा, seemed quite fond of spaghetti predicate हो जाएगा. The owls love to sit and splash in the shallow dish. यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, owls के बारे में। तो owls हो जाएगा subject और बाकी का क्या हो जाएगा, predicate. Understood? Okay. अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला, जहाँ पे आप कोई फैक्ट बता रहे हो, कोई स्टेटमेंट बता रहे हो, कोई डेक्लेरेशन दे रहे हो, उसको हम असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जहाँ पे आप फैक्ट्स बता रहे हो, जैसे कि माई नेम इज स्वाति, अब इसमें दिस इज जस्ट अ फैक्ट। और द लिटिल आउलेट साइल्डेड अप टू आंट मेबल, ये एक फैक्ट है। इम्परेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे आप किसी तरीके का कमांड दे रहे हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, कोई एडवाइस दे रहे हो, जैसे कि प्लीज लेंड मी अ पेन। ओके, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, जहाँ आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू गोइंग, दीज आर ऑल योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एंड लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी, जहाँ पे एक सडन सरप्राइज, सडन इमोशन आप एक्सप्रेस करते हो, जैसे कि क्या हो गया, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, हाउ ब्यूटीफुल यू लुक, अलास व्हाट अ लॉस। ये सारे जो होते हैं जहाँ पे आप सडन इमोशन एक्सप्रेस करते हो, वो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। करना क्या है अब आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। सो विल यू डैश मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। विल यू डैश, विल यू मैरी मी, विल यू टीच मी, विल यू प्ले विथ मी, इट कैन बी एनीथिंग। सो विल यू टीच मी इज व्हाट आई हैव मेड। कभी डैश, अब यहाँ पे एक असर्टिव सेंटेंस बनाना है। असर्टिव मतलब सिंपल स्टेटमेंट, कभी इज अ गुड बॉय, कभी इज अ बैड बॉय, कभी इज अ गुड प्लेयर, कभी इज स्लीपिंग, इट कैन बी एनीथिंग। डैश योर बुक्स, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना है, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस। सो प्लीज रिप्लेस योर बुक्स, प्लीज सेंड योर बुक्स, प्लीज गिव योर बुक्स, एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट इज अलास, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अलास वी लॉस्ट, अलास शी इज नो मोर, अलास। अलास एक सैड स्टेटमेंट होता है। माया डज नॉट, अब असर्टिव सेंटेंस बनाना है, माया डज नॉट प्ले फुटबॉल, माया डज नॉट ईट चॉकलेट्स, इट कैन बी एनीथिंग। अब है रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई देयर टाइप, रीराइट देम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। अब आपको सेंटेंसेस दिए हैं, पहले तो ये बताना है कि सेंटेंस का टाइप क्या है, और उसके बाद जैसा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली उस सेंटेंस को चेंज करना है। पहला है आपका कैन वी गो बैक टू द पास्ट। अब कैन वी गो बैक टू द पास्ट है, ये सेंटेंस जो है ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोला है। फिर इसको चेंज करना है वी कैन नॉट, तो आप बोलोगे वी कैन नॉट गो बैक इनटू द पास्ट। अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब ये तो एग्जाम्पल था, फर्स्ट क्वेश्चन है वी कैन नॉट कम अनलेस वी आर इन्वाइटेड टू द पार्टी। वी कैन नॉट कम अनलेस वी आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, एक सिंपल सेंटेंस है, ये हो गया आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंस, और मतलब असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इसको चेंज करना है कैन वी कम, तो आप क्या बोलोगे, कैन वी कम टू द पार्टी, सिंपल, कैन वी कम टू द पार्टी। नेक्स्ट इज आई लव दिस ब्यूटिफुल ड्रेस, आई लव दिस ब्यूटिफुल ड्रेस, ये एक स्टेटमेंट बोल रहे हो आप, ये भी असर्टिव सेंटेंस हो गया। ओह व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस, आप ऐसा कह सकते हो। शी इज क्लेवर इनफ टू नो व्हाट टू डू, वो बहुत क्लेवर है, उसे पता है उसे क्या चाहिए। अगेन नाउ दिस इज ऑल्सो एन असर्टिव सेंटेंस, और स्टार्ट कैसे करना है, इजंट शी क्लेवर इनफ टू नो व्हाट टू डू, तो ये हमने चेंज कर दिया। Bring me 100 rupees from Samarkand, the king said to the explorer. अब यहाँ पे वो एक ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। और अब हमें जब इसे चेंज करना है तो हम बोलेंगे द किंग ऑर्डर्ड
द एक्सप्लोरर टू ब्रिंग हिम 100 rupees फ्रॉम समरकंड। ये हमने चेंज कर दिया। ओके अब है हाउ लवली दिस वेदर इज। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसको हमें चेंज करना है, दिस वेदर इज लवली। सिंपल, दिस वेदर इज लवली। अब है स्टडी स्किल्स, जहाँ पे हम स्पेलिंग्स बनाते हैं। सो यहाँ पे आपको ed ऐड करना है सेंटेंसेस में। जहाँ पे आपको लगता है कि जो लास्ट लेटर है उसको डबल करना है तो वहाँ पे आप डबल कर दोगे, जहाँ नहीं लगता वहाँ पे नहीं करोगे। जैसे फ्लॉप्ड, टॉप्ड, निटेड, टिप्ड, क्रॉस्ड, फिटेड, मॉब्ड, कमिटेड, सबमिटेड एंड बज्ड। तो यहाँ पे ये रहे आपके आंसर्स। यहाँ पे आपको हर जगह जो है डबल करना पड़ेगा लास्ट का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ES ऐड करना है। अब फ्लस, फ्लसेस, फ्लैश, फ्लैशेस, मंच, मंचेस, टॉस, टॉसेस, वॉच, वॉचेस। लेकिन जो वर्ड लास्ट में Y से आ रहा है तो उसमें Y की जगह IES लग जाएगा, empty का हो जाएगा empties, hurries, worries, fancies, flies, copies and rushes। तो ये रहे अपने आंसर्स। ओके एंड दैट इज इट। हियर वी आर डन with this as well and the good news is कि मैग्नेट ब्रेन्स अब सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी केटर करता है। उनके CBSE बोर्ड्स एंड बाकी के जो बोर्ड्स हैं उसका पूरा कंटेंट अब आपके लिए अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो क्विकली सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर कि आप सबके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, राइट? थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम क्लास 6 एंगेजिंग इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ अ वंडरफुल पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज वॉयज। ओके सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।